नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि जैसे विरोधी दलों ने तो ये तय कर लिया है और ख़ास तौर से विरोधी दलों के साथ-साथ जो जातिवादी पार्टियां हैं, उनके नेताओं ने भी ये जैसे तय कर लिया है कि वो फिर से अपने खोए हुए जनाधार को हासिल करके रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा है किस तरह आरक्षण छीन लिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, 400 सीटों को भी मुद्दा बना लिया गया और अब सरकार बन भी गई है। मोदी को डेंट भी हुआ है, बीजेपी को डेंट भी हुआ है, 240 पर रुक गई। इसके बावजूद ये चीजें रुक नहीं रही हैं। अब सीधी भर्ती का मामला कोई मोदी सरकार ने या मोदी की तीसरी सरकार ने तो शुरू किया नहीं है। ये तो कांग्रेस के समय भी ये मनमोहन सिंह भी इसी के जरिए आए थे। कई दूसरे लोग भी मोंटेक सिंह अहलूवालिया से लेकर के तमाम लोग जो हैं वो इसी के जरिए आए थे। लेकिन आज चूंकि माहौल थोड़ा-सा बदला हुआ है, इसलिए हर मुद्दे को तूल दीजिए, हर चीज पर राजनीति करिए, हर एक के बारे में गलत नैरेटिव बनाइए और इस सरकार पर अटैक करना शुरू कर दीजिए। और ये जो रणनीति है या नीति है या कुटिल नीति है, इसके चलते मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैकफुट पर चले गए हैं। हर चीज में आप अगर कदम पीछे खींचेंगे तो फिर आपको सरकार ये नहीं चलाने देंगे और जो परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं वो कर देंगे कि ये कमजोर सरकार है, ये तो कभी भी भर भरा करके गिर जाएगी। और जिस तरीके से मोदी के जो सहयोगी दल हैं, उनके भी नेता जिस तरीके से एक पोपली सी जमीन पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि विपक्षी दल कुछ भी उड़ाएंगे तो वो भी उनके सुर में सुर मिलाने लगते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। ये मोदी के लिए थोड़ी और भी मुश्किलें पेश कर रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और आपके जाने पहचाने अनुपम मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, तो उनको हम जोड़ लेते हैं और जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार नमस्कार सर। तो साहब, ये भारत बंद किस बात का हो रहा था आज? और अजीबोगरीब भारत बंद था। सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह दी, कोई टिप्पणी करी और सरकार से कहा कि आप इसको लागू करिए, क्रीमी लेयर को अलग कर दीजिए। सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय या उस सलाह को दरकिनार कर दिया कि नहीं, हम इसे लागू नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद भारत बंद। देखिए साहब, आज मैंने ट्वीट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया कि हम क्रीमी लागू नहीं कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रहे हैं, हाई मोदी सरकार ने, कि हम जी। क्रीमी लेयर लागू नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के सजेशन को हम मान नहीं रहे हैं। हालांकि इसके पीछे जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने तर्क दिया वो मेरे गले नहीं उतरा। उन्होंने कहा, कानून मंत्री मेघवाल साहब ने कहा कि साहब, क्रीमी लेयर की जो अवधारणा है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो इसलिए हम लागू नहीं करेंगे। अरे आप कहिए नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ओबीसी रिजर्वेशन भी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन भी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में तो रिजर्वेशन में प्रमोशन में आरक्षण भी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में तो पता नहीं क्या क्या नहीं था, उसको तो आपने 106 बार बदला ना। तो वो उसका क्या मतलब है साहब? ये मत कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो नहीं था वो आपने 106 बार उसको संशोधित करके डाला। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सोशलिस्ट तो सेकुलर भी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन को तो आपने 106 बार बदल के अपनी मर्जी की चीजें डाली। इसलिए ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, मेरी समझ में बात नहीं आती। लेकिन नहीं करना चाहते, चलिए आपने कह दिया हम क्रीमी लेयर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद भैया ये तुम भारत बंद, क्या तुम सुप्रीम कोर्ट में महाअभियोग चला रहे हो? जब सरकार नहीं कर रही है तो तुम क्या जस्टिस गवई पे क्योंकि उन्हीं का आइडिया था ये। उन्होंने फरवरी में भी कहा, उन्होंने 1 अगस्त को भी कहा, उन्होंने भी 2 दिन पहले भी एक फंक्शन में कहा
जस्टिस गवई के बहुत दिल के करीब है ये मुद्दा, क्रीमी लेयर वाला। वो बार बार इसको तो तुम क्या जस्टिस गवई पे, अच्छा जस्टिस गवई का नाम नहीं लेते? जस्टिस गवई का नाम कैसे लेंगे साहब, वो दलित समुदाय से आते हैं। तो जस्टिस गवई के आदेश के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ दोषी बताएंगे, जस्टिस विक्रमनाथ को दोषी बताएंगे, जस्टिस पंकज मित्तल को दोषी बताएंगे, ब्राह्मणों को कहेंगे, वो कायस्तों को कहेंगे, और बढ़िया वैश्यों को कहेंगे, क्योंकि साहब उनकी बिरादरी से आते हैं, तो उसको आप नहीं कह सकते। पर ये चले, ये भी समझ लिया करिए आप। भारत बंद में जो बहुत देखने में दिलचस्प बात साहब, मेरे पास ये मैं देख रहा था कि इसका समर्थन किया है समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। इसके बाद पांचवा इसका समर्थन राहुल गांधी ने किया है, कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी ने। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 15 मिनट के अंदर सबसे पहला बयान रेवंत रेड्डी का आया था तेलंगाना से, बहुत खुश कि साहब हम तो इसे लागू करेंगे। जी दूसरा हाँ, जी हाँ। बयान आया था सिद्धारमैया का कर्नाटक से, बहुत खुश, हम तो साहब लागू करेंगे। तीसरा बयान आया था एनके स्टालिन का, क्योंकि वो तो पहले ही लागू कर चुके हैं। एनके स्टालिन ने 2009 में अरुण थतियार करके एक जाति है, उसके नाम से अरुण थतियार अधिनियम 2009 बनाया था, जिसमें अरुण थतियार अनुसूचित जाति है, इसको एक अलग से आरक्षण दिया था। नीतीश कुमार 17 साल पहले इसको लागू कर चुके हैं। दलित और महादलित, देखिए अलग अलग कैटेगरी बना के दलित और महादलित नीतीश 17 साल पहले लागू कर चुके हैं। कांग्रेस ज्ञानी जैल सिंह के जमाने से, ज्ञानी जैल सिंह 1975 में पंजाब के मुख्यमंत्री थे, तभी उन्होंने मजहबी सिखों और वाल्मीकियों को अलग रिजर्वेशन दिया था। 31-32 साल चला कोर्ट ने रोका, उन्होंने आए। आम आदमी पार्टी केजरीवाल इसको दिल्ली और पंजाब में सपोर्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, यानी वामपंथी पार्टी पहले दिन से इसका स्वागत कर रही है। जगन मोहन रेड्डी और चंद्रा बाबू नायडू दोनों स्वागत किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। तो जो पूरा दक्षिण भारत है, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये पांचों राज्यों ने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। तो साहब वो तो बाहर हो गया भारत बंद से। कांग्रेस में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जी उड़ाई और उनके मुख्यमंत्रियों ने स्वागत किया। उनके पास 3 राज्य, सिद्धारमैया का बयान आ गया, रेवंत रेड्डी का बयान आ गया, तीसरा राज्य उनके पास हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की भी भाई साहब खास बात क्या है कि हिमाचल प्रदेश में जो दलितों की संख्या है वो 25% से ज्यादा है उनकी पॉपुलेशन। सोचिए कितना बड़ा, मतलब अपनी पॉपुलेशन के लिहाज से पंजाब के बाद नंबर 2 है। तो 27-26 वैसे कुछ पंजाब में, ऐसे हिमाचल में। लेकिन ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कमेंट किया और ना उन्होंने भारत बंद किया, तो वहां भी साहब भारत बंद नहीं हुआ। एमपी में कुछ खास समझ भी नहीं आया, उत्तर प्रदेश में बाबा के खौफ से नहीं हुआ। थोड़ा बहुत भारत बंद आपको राजस्थान के उन जिलों में नजर आया जहां पे मीणा समुदाय की अच्छी प्रेजेंस है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो उप वर्गीकरण का, सब क्लासिफिकेशन का जो ऑर्डर आया, इससे माना जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट में अनुसूचित जाति में जाटव और अनुसूचित जनजाति में मीणा, ये इन्होंने सबसे ज्यादा इसका लाभ लिया, तो सबसे ज्यादा विरोध भी उसी कोने से आ रहा है। ये जैसे आप ओबीसी में कहा जाता है कि साहब ओबीसी का सबसे ज्यादा लाभ यादवों ने ले लिया, कुर्मियों ने ले लिया, मौर्य कुशवाहा ने ले लिया। चलते जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में रोहिणी आयोग बना है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को दाखिल कर दी है, आरक्षण को 3-4 हिस्सों में काट दिया है। पर इस तरह तो नीतीश कुमार पहले ही दलित, अधिदलित करके महादलित सब कर चुके हैं। तो साहब आंध्र प्रदेश में ये पहले ही सब क्लासिफिकेशन लागू हो गया था, पंजाब में हो गया था, तमिलनाडु में हो गया था, बिहार में हो गया था। मेरा सवाल ये है कि 50 साल से पंजाब में लागू था, 15 साल से तमिलनाडु में लागू था, 17 साल से बिहार में लागू था, 20 साल से आंध्रा में लागू था, तब भारत बंद क्यों नहीं हुआ? तब भारत बंद भाई पंजाब में और बिहार में बहुजन समाज पार्टी का, कर्नाटक में अच्छा खासा कैडर है इनका साहब, तो इन्होंने उसका उस समय विरोध क्यों नहीं किया? तब आपने भारत बंद नहीं किया। तो ये जो मोटी मोटी मुझे बात समझ में आई कि नंबर 1, जिस चीज के लिए आज आप भारत बंद कर रहे हैं वो 50 साल से लागू है,
नंबर 2, पूरा साउथ इंडिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल, ममता दीदी इसका स्वागत कर चुकी, तो पूरा वो इससे अलग है, उड़ीसा इससे अलग है। ले देके राजस्थान में इसका थोड़ा बहुत असर नजर आया, जहां मीणाओं की जनसंख्या ज्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां जाटवों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां ज्यादा हुआ भी नहीं, उन्होंने बहुत तमाशा किया भी नहीं। योगी का शासन भी सख्त है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी इसमें सबसे बुरा ये फंसे हैं कि साहब आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का विरोध कर रहे हैं और आपके मुख्यमंत्री उसका स्वागत कर रहे हैं। ओंकार जी, ये समझाइए साहब, ये मोदी साहब ने इसमें ये बैकफुट पर क्यों चले गए? कैबिनेट की बैठक बुला करके पल्ला क्यों झाड़ लिया कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं? क्यों डर रहे हैं देख, मोदी जी? उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है, सुझाव है क्रीमी लेयर का। और क्रीमी लेयर, उन्होंने कहा कि साहब चूंकि सबसे ज्यादा, अब जैसे ऐसा है कि सैकड़ों जातियां हैं ओबीसी में, लेकिन अखिलेश यादव बोलते हैं और लालू यादव बोलते हैं लगता है पूरे ओबीसी के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो यादव से जाति से आते हैं। वो उन्होंने एक तरह से ओबीसी को पेटेंट करा रखा है अपने नाम पे। इसी तरह दलित और एसटी को जाटव और मीना ने अपने नाम से पेटेंट करा रखा है। तो उनका इतना जो वो है एग्रेशन है, वो इतना ज्यादा हावी है, वही पढ़े लिखे हैं, वही सेवाओं में हैं, वही वही कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटी पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, राजनीतिक दलों में हैं। तो उन्होंने इतने जबरदस्त विरोध किया कि मोदी सरकार बैकफुट पे चली गई। उनको ये भी लगा कि साहब हमको मिलना मिलाना क्या है इसमें, हो जाए तो नहीं हो जाए तो मैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि साहब चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो पास, ये तमाम जो छोटी छोटी शेड्यूल कास्ट में 100 से ज्यादा जातियां ऐसी हैं जिन्होंने आज तक आरक्षण का मुंह भी नहीं देखा, जिन्होंने आरक्षण का आ नहीं देखा। लेकिन इस बार उन सारी जातियों में मैसेज चला गया है ओंकार जी कि ये जो सब क्लासिफिकेशन है, ये जो उप वर्गीकरण है, ये हमारे हित में है और एक पर्टिकुलर समूह द्वारा इसको रोका जा रहा है। मैं इसीलिए जानना चाह रहा हूं कि मोदी सरकार इतनी डरी हुई क्यों है? वो क्यों नहीं सख्त फैसले लेती है? क्या जो हम बार-बार अपने प्रोग्राम्स में बात करते रहे हैं कि साहब विरोधी दल तो नैरेटिव बनाने में कामयाब है और सरकार को एक तरीके से बार-बार बैकफुट पर धकेलने में कामयाब है, और मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, इनका पूरा मीडिया सेल जो है वो चीजों को लोगों को तक पहुंचाने और उनको समझाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। मैं साहब इसको 1 मिनट में समझा दे रहा हूं, मुझको अभी तक खुद ये क्लैरिटी नहीं थी, आज मुझे क्लैरिटी हो गई। आप इस तरह देखें, जैसे लैटरल एंट्री का मामला है कि साहब मोदी सरकार क्यों बैकफुट पे चली गई, सीधी भर्ती। मैं आपको बताऊं कि जवाहरलाल नेहरू के जमाने से सीधी भर्तियां गिना रहा हूं। इन्होंने मंतोष चौधरी को उस जमाने में नई नई इंडस्ट्रीज लग रही थी, भारत का औद्योगिकरण कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए उन्होंने हैवी इंडस्ट्री का जो सचिव, जो भारत सरकार में 35 साल की सेवा के बाद सीनियर मोस्ट आईएएस होता है, उन्होंने बाहर से मार्केट से बुला के मंतोष चौधरी को बुला दिया। उसके बाद साहब वी कृष्णमूर्ति जैसे आदमी को उन्होंने मार्केट से बुलाया, उसको भेल और सेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक और उसका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोनों का चेयरमैन बना दिया। इन्होंने फिर सर डीवी कपूर साहब को बुलाया और उनको देखिए किस किस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनाया। डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी मतलब 35 साल का आईएएस, लेकिन आप लेके आए प्राइवेट सेक्टर से। पावर, हैवी इंडस्ट्री, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, इनका सचिव बना दिया। उसके बाद मतलब आप देखें ये आईजी पटेल को लेके आए। ये आईजी पटेल को पहले इन्होंने डिप्टी इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया और उसके बाद इन्होंने इसको वित्त सचिव बना दिया। अब वित्त सचिव कितनी बड़ी चीज होती है साहब, वो आपका बजट पेश करते हैं। फाइनेंस बिल्कुल। सेक्रेटरी मतलब जो आपका ये बाजार से आदमी लेके आए, प्राइवेट सेक्टर से, उन्होंने वित्त सचिव बना दिया 1959 में। तो ये नेहरू जी के जमाने से चल रहा है। के बाद इंदिरा गांधी ने मनमोहन सिंह को 1971 में इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया, फिर वित्त सचिव बना दिया। हाँ, और जो प्रोफेसरी कर रहे थे उनको लेकर के आई। अरे भाई मनमोहन सिंह प्रोफेसर ही तो कर रहे थे ना, तो उसके बाद वही मोन्टेक वही सिंह अहलूवालिया को ले आए। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया रघुराम राजन को ले आए, वो भी प्रोफेसरी और आईएमएफ से उठा के लाए। उनको भी पहले इस सब इकोनॉमिक एडवाइजर बने और बाद में सब फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए, सबके सब फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए।
आप ये नंदन नीलकेनी को लेके आए आधार कार्ड के लिए, जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका चेयरमैन आपने नंदन नीलकेनी को बना। नंदन, और इससे आपका आधार कार्ड निकला। कौन है नंदन नील? अरे भाई, ये इन्फोसिस, नारायण मूर्ति के साथ मिलकर इन्होंने इन्फोसिस बनाया था। तो आप यस, इन्फोसिस से एक आदमी तोड़ के ले आए, मतलब इन्फोसिस से आदमी तोड़ के ऐसे ले आए किसी इस तरह समिति की कला अडानी को ले आए, अंबानी को ले आए, और ले जाके आपने उनको उसका चेयरमैन बना दिया। उसके बाद राजीव गांधी को आपने देखा होगा, सी डॉट प्रोग्राम, उन्होंने इतना एम्बिशियस प्रोग्राम सी डॉट चलाया था डिजिटल एक्सचेंजेस के लिए, उसके लिए उस सैम पित्रोदा को लाके उसका चेयरमैन बना दिया। 1000 लैटरल एंट्री हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है साहब, ये आरबीआई के जितने गवर्नर हैं सब लैटरल एंट्री तो है। इन्होंने कौन सा एग्जाम पास किया है? वित्त सचिव बनने के लिए कौन सा एग्जाम पास किया? कहाँ के कलेक्टर, कहाँ के आईएएस है? कहा इसमें कोटा लगा? कौन सा इसमें आरक्षण दिया नेहरू से लेकर नरसिम्हा राव तक? देखिए आप सुनिए, दिक्कत कहाँ आई। दिक्कत साहब ये आई कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अपनी सरकार में लैटरल एंट्री लाएंगे, तब लोगों को पता चला लैटरल एंट्री भी कोई चीज होती। इसके पहले लोगों को उन्होंने ये टर्म ही नहीं सुना था, ये फ्रेज ही नहीं सुना था, ये शब्द ही नहीं सुना था। कारण, कांग्रेस सरकार जिसका चाहती थी ला देती थी, उसका गाना नहीं गाती थी। उन्होंने मोंटेक सिंह अहलूवालिया को अपॉइंट करते समय, मनमोहन सिंह को अपॉइंट करते समय कभी ये नहीं कहा कि हम लैटरल एंट्री कर रहे हैं। वर्ड ही नहीं इस्तेमाल किया, सीधे लाया बैठा दिया, बात खत्म। ये साहब मोदी जी की गड़बड़ क्या हुआ कि ये लाए तो गाना गाने लगे, हम लैटरल एंट्री करेंगे, हम लैटरल एंट्री करेंगे। अरे भाई, जो चीज 1947 से हो रही है उसमें क्या करेंगे आप उसको क्यों? लेकिन ये एक उसका श्रेय लेने के चक्कर में, अच्छा क्या है, विदेशों में अमेरिकी राष्ट्रपति बनता है साहब, सैकड़ों हजारों आदमी लेके प्राइवेट सेक्टर से आता है, उसके साथ काम करते हैं उसकी गवर्नमेंट में, जब जाता है तो उसी के साथ चले जाते हैं। चलिए आप भी करना चाह रहे हैं, अच्छा, हल्ला आपने इतना मचाया, और आदमी कितने अपॉइंट किए 10 साल में? 45, यानी हर साल 4 आदमी। आप सोचिए, आदमी इतने आपने अपॉइंट किए। तो हकीकत ये है कि जो काम इतने साल से हो रहा था, मोदी सरकार ने उसमें क्रेडिट लेने के लिए इतना हल्ला बल्ला, लैटरल एंट्री करेंगे, तब लोग पहली बार ये लैटरल एंट्री है क्या भाई? तो फिर वहां से ये बवाल शुरू हो गया। वरना आप सोचे, जो काम 47 से हो रहा है। दूसरा काम मोदी ने क्या गलत किया कि मनमोहन सिंह क्या यूपीएससी से अपॉइंट हुए थे? रघुराम राजन क्या यूपीएससी से अपॉइंट हुए थे? नहीं। इन्होंने क्या किया कि बहुत फेयर बनने के चक्कर में जिन लोगों को आप सीधे नियुक्त कर सकते थे, जिनको नियुक्त करने की आपके पास में सीधी ताकत थी, जैसे इंदिरा गांधी ने मनमोहन सिंह को कर दिया, उस तरह आपने नियुक्ति ना करके इसको पब्लिक सर्विस कमीशन भेज दिया, यूपीएससी भेज दिया कि साहब हम बहुत फेयर है, यूपीएससी से सेलेक्ट होके आएगा। हुआ क्या, जब यूपीएससी गया तो यूपीएससी का नाम आते ही लोगों के कान खड़े हो जाते, आरक्षण मिला नहीं मिला, वर्गीकरण। देखे ना आपने, चूंकि यूपीएससी से सारी सेवाएं होती हैं, तो आपने एक तो उसका गाना गाया, दूसरे उसको यूपीएस, मतलब एक काम जो 70 साल से हो रहा था, आपने उसकी वो बारात निकाली कि शादी टूट गई। मेरा ये कहना है उनका। मैं फिर मूल बिंदु पर आता हूं जो मैंने शुरू में पूछा था कि जब सुप्रीम कोर्ट की मानी ही नहीं कैबिनेट ने, मोदी सरकार ने, तो ये भारत बंद क्यों? और कौन कौन नहीं, है इसको जो मैंने ट्वीट किया। जो जो ये भारत बंद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जो अच्छा, दो 2014 और 2019 के नतीजे रहे, जिसमें ये अपनी जमीनें खो चुके हैं, फिर से जमीनें पाने के लिए ये सब हरकतें की जा रही हैं। देखिए, पहली बात तो जब मैंने ट्वीट किया कि भाई भारत बंद हो ही क्यों रहा है, तो लोग कहने लगे कि साहब ये उसके लिए हो ही नहीं रहा है, क्रीमी लेयर के लिए, वो तो रुक गया। हम जो ये उप वर्गीकरण हो रहा है दलितों में, जो अब उसमें मोदी सरकार की कोई भूमिका नहीं है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये किया है कि राज्य सरकारों को इस बात का अधिकार है कि वो दलितों को अलग अलग वर्गों में बांट सके, जैसे नीतीश ने बांटा, जैसे स्टालिन ने बांटा, जैसे आंध्र प्रदेश ने बांटा, जैसे कर्नाटक ने बांटा, जैसे पंजाब ने बांटा। तो उन्होंने कहा कि साहब राज्यों को इस बात का अधिकार है, इसमें मोदी सरकार तो बीच में आती नहीं। तो उन्होंने कहा कि साहब हम इस उप वर्गीकरण के खिलाफ भारत बंद कर रहे हैं। उसमें भी देखिए, सतपाल नवाब, सतपाल तंवर जैसे भीम सेना के प्रमुख,
पोस्टर जारी कर दिया कि कोई सड़क पे निकलेगा तो मारेंगे। अब घर में रहना, वरना खुद ही जिम्मेदार हो गए। घर पे, सड़क पे सिर्फ हम निकलेंगे और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कोई और ना निकले। ये पोस्टर मेरे सामने खुला हुआ है साहब, इतना बड़ा मैंने मैं ट्वीट किया मैं इसको। एक मैं एक विजुअल दिखाना चाहता हूँ। ये गोपालगंज का बताया जा रहा है। 35 स्कूली बच्चे थे बस में, और उस बस में भी आग लगाने की कोशिश की गई है। अब ये बताइए साहब, जिस बस में स्कूली बच्चे हैं, उस बस के नीचे जलता हुआ टायर आपने डाला हुआ है। ये काहे का भारत बंद है? ये तो सीधे सीधे हिंसा है। और जिनके बच्चे हैं उनकी तो सांसें अटक गई होंगी ये वीडियो वगैरह देख करके, इस तरह की खबरें सुन करके। अब आप इसको समझिए, भारत बंद अगर सही पे कहीं हिंसक हुआ तो बिहार में हुआ, क्योंकि उसको तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे। और कहीं हिंसक नहीं हुआ, बिहार में वो हिंसक हो गया। और ये बहुत वास्तव में दुर्भाग्य की बात है। हम वीडियो में देख सकते हैं कि नीचे आग लगी, ऊपर बच्चे बैठे हुए, बच्चे उतरे भी नहीं है। और वो सहम भी गए। उतरे इसलिए भी नहीं कि बाहर डंडा लिए लोग खड़े हुए थे, तो सहम गए। और सोच के देखिए, अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती तो इनका क्या साहब, ये तो हाथ झाड़ के अलग हो जाते। हाँ, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है साहब, इससे ज्यादा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वही है कि एक आज की तारीख में आरक्षण के नाम पर एक देश में बहुत बड़े वर्ग को सही गलत, आधी रात को आप जब चाहिए जैसे चाहिए भड़का दीजिए, जैसे चाहिए भड़का दीजिए। तो बिहार में ये तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता, अच्छा उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोगों ने शरारत की, लेकिन यहाँ पे बाबा का प्रशासन, बिहार इकलौती जगह जहाँ लाठीचार्ज भी हुआ। बिहार में जगह जगह लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन यहाँ पे वहां तो बाबा एस का इतना खौफ था। एसडीएम वहां तो एसडीएम को भी सूंत दिया अरे गया। एक एक लाठी पड़ी, एक लाठी। अच्छा, मजेदार बात है कि उन्हीं लाठी चार्ज का आदेश दिया था एसडी साहब ने, और एक सिपाही ने एक लाठी उनको भी जमा दी। तो खैर सीओ साहब ने रोका। तो यहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो लोगों की हिम्मत पड़ी नहीं साहब। उत्तर प्रदेश में तो लोगों की हिम्मत पड़ी नहीं। बिहार में इस सत्ता में रह के तो हमेशा करते हैं, इस बार विपक्ष में रह के लालू यादव ने जंगल राज का नजारा दिखा दिया। ये बताइए, लोग तो पप्पू पप्पू कहते रह गए, लेकिन राहुल गांधी कामयाब हो गए हिंदुओं को बांटने में जातीय आधार पर। अब ये भी साहब कमाल है कि मतलब देखें, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध, मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन, और उसके बाद भी अगर आपका नैरेटिव चल जा रहा है तो क्या करें। इसको समझे साहब, मोदी सरकार जब से आई है उसने ओबीसी ओबीसी ओबीसी, दलित दलित दलित, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, बुद्ध बुद्ध बुद्ध, इतना ही सब गाना गाया कि हकीकत ये कि नैरेटिव शुरुआत तो भाजपा के किए हुए है ना। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा 70 75 साल में जो नहीं मिला था वो आपने दिया। जब देखिए बाबा साहब, दलित, आरक्षण में अरे भाई ये सब, कभी कांग्रेस को आपने ये सब कहते सुना क्या? उन्हें जो करना वो कर लिया। कांग्रेस ने मंडल आयोग का विरोध किया, कांग्रेस ने आरक्षण का विरोध किया, कांग्रेस ने लैटरल एंट्री की, कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, कांग्रेस ने अंबेडकर को चुनाव हरवा दिया, कांग्रेस ने सब कुछ किया, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहा। मोदी साहब ने इसको मुंह से इतना गाना गाया कि आपने एक ऐसा नैरेटिव शुरू कर दिया जिसके शिकार आप खुद हो गए। ऐसा नहीं लगता है कि मोदी जी इनके हर प्रतीक को छीन लेना चाहते थे? थे अंबेडकर जी थे की याद में तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने इंस्टीट्यूशंस खड़े कर दिए। वो लंदन में जहाँ पढ़ाई कर रहे थे उस जगह को भी उन्होंने ले लिया, उसको स्मृति स्थल के तौर पर विकसित कर दिया। यहाँ भी ऐसा कर दिया। तो और
संविधान दिवस मनाना शुरू कर दिया, बहुत सारे काम कर दिए। तो हड़कंप मच गया इन सब में कि मोदी जी तो सब कुछ छीन लेना चाहते हैं, हमारा लंगोटी भी छीन लेंगे अगर यही हाल रहा तो। अब वो तो बापू बापू भी करते रहते हैं, गांधी गांधी भी करते रहते हैं। एक सबसे बड़ी चीज ये भी तो हुई ना कि आपने हर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के जो आइकन्स थे उनको एक अंग्रेजी में वर्ड अप्रोप्रिएट करना, जिसको आप छीनना कह रहे हैं। सरदार पटेल कांग्रेस के गृह मंत्री थे, आपने उनको अपना वो बना लिया। आपने बोस को अपना लिया, आपने अंबेडकर को अपना लिया, आपने बुद्ध को अपना लिया, आपने मतलब जितने, आपने तो जगजीवन राम तक को अपना लिया, आपने चौधरी चरण सिंह को अपना लिया भारत रत्न देके, आपने अरे साहब, आज को मुलायम सिंह यादव आपने को पद्म मुलायम सिंह को विभूषण दे अपनाने दिया। की आपने कोशिश तो वहां भी की, आपने कोशिश तो आपने वहां भी की मुलायम सिंह की। तो कुल मिलाकर आपको लगता था कि आप सबको देखे साहब, इतनी भी चालाकी ठीक नहीं होती, क्या कहा जाए सर। इसीलिए तो सारे चिढ़ गए और इनको लगा कि ये तो हमारा सब कुछ छीनने पर आमादा है। तो मुझे लगता है कि सब आपके जो अपने प्रतीक थे, आपके जो अपने प्रतीक थे, अंबेडकर टाइप, सॉरी, सावरकर टाइप के, आपको सावरकर को लेके चलना चाहिए, शिवाजी महाराज को लेके चलना चाहिए। आपके जो अपने प्रतीक थे आप उनको लेकर चलने की जगह आपने कोशिश की कि कांग्रेस से गांधी भी छीन लो, टैगोर भी छीन लो, पटेल भी छीन लो, बसपा से अंबेडकर छीन लो, सपा से मुलायम छीन लो, ममता से बोस, बंगाल से बोस छीन लो। तो आप जो इस मतलब गौतम बुद्ध को भी अप्रोप्रिएट कर लो, तो आप ये बहुत चला नहीं ना, ये चला नहीं, कुछ समय तो बि, चल बिर, गया लेकिन फिर बिरसा बिरसा बाबा, बिरसा झारखंड में बिरसा बिरसा मुंडा को बाबा। भी ले लीजिए। देखिए, बिरसा, आप देखें ना, मेरी बात सुने ना, आप तो पेरियार तक को अपनाने को तैयार थे। आप तो पेरियार पे नमन कर रहे थे, वो शख्स जो खुलेआम भारत का और विभाजन कर रहा था, जो कह रहा बिल्कुल था बिल्कुल। तमिलनाडु काल काट के एक अलग राष्ट्र बनाओ। आप संविधान दिवस मना रहे हो, और जिस तारीख को आप संविधान दिवस मना रहे हो उसी तारीख को पेरियार संविधान जलाता था। जिस तारीख को आप दिवस मनाते हो उसी तारीख को पेरियार संविधान जलाता था। संविधान जलाने में जेल गया, देश के बंटवारे में जेल गया, जातिवाद फैलाने में जेल गया, लोगों को मारने में जेल गया, ब्राह्मणों का नरसंहार करा रहा था। तो आप तो उसको भी अप्रोप्रिएट करने पहुंच गए। बस यही कमी है नहीं भाई। देखिए, जो काम जसवंत सिंह ने शुरू किया था, उन्होंने सोचा हम जिन्ना को ही आदर्श बना लें, तो वही चीज आप आगे बढ़ाते चले जा रहे थे। तो साहब, जिंदगी भर आप सावरकर को, शिवाजी को आदर्श बना के चढ़े, और जब सत्ता में आए तो आपके आदर्श जिन्ना हो गए। अब एक औरंगजेब बस आपका आदर्श बनना रह गया था। बाकी तो आपकी आपकी चादर हर साल वहां भी जा रही थी मोइनुद्दीन चिश्ती के। एक मजाक भी चला था ना बीच में, जब अडवाणी जी पाकिस्तान गए थे तो जिन्ना की मजार पर अकीदत पेश कर आए थे, तो लोगों ने कहना शुरू किया था कि ये जिन्ना की मजार पे नहीं, अपनी मजार पे ही चढ़ाए आए हैं। हाँ, और और उसके नहीं, वो बाद साबित भी अडवाणी हुआ, वही हुआ भी। अडवाणी का जो हश्र हुआ उसके बाद वो सबने देखा है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। चलते चलते जरा उसका भी चर्चा कर लें, जिसमें दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे भूपेंद्र चौधरी, और संघ की तरफ से अरुण कुमार भी थे। कहा तो ये जा रहा है कि 27 और 29 की तैयारी शुरू की गई है। कहा यह भी जा रहा है कि जो अंदरूनी झगड़े बीच में सामने आ गए थे उन पर अब पर्दा डाला जा रहा है। इधर केशव मौर्य के भी कुछ सुर बदले हैं। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जैसा पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नहीं, और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है। तो इस मीटिंग के पीछे का मामला कुछ समझ में आता है आपके? नहीं, देखिए साहब, मैं आप ही के प्रोग्राम से मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि केशव मौर्य को केंद्र से समझा दिया गया है कि भैया देखो, दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके जाता है। लखनऊ में जितनी सीट आप लोगों की कम पड़ी उतनी सीट से दिल्ली में बहुमत रुक गया, और केशव मौर्य को बता दिया गया है कि साहब आप अपने को कंट्रोल करें और लाइन में आ जाएं। केशव मौर्य ने अभी इससे पहले कहा था, 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ के उनके चीफ मिनिस्टर ने, आज फिर केशव ने तारीफ की, आज फिर केशव ने तारीफ की।
और केशव मौर्य के बार बार तारीफ करने से जाहिर हो चुका है कि केंद्रीय नेतृत्व, इस बार मैंने आपके शो पे 2-3 बार कहा है कि इस बार उपचुनाव में योगी को फ्री हैंड दिया गया है। उनका मनपसंद चीफ सेक्रेटरी दिया गया, उनका मनपसंद डीजीपी दिया गया है। उनसे कहा है कि साहब 10 सीट पे आप तय करिए क्या करना है। और मैं अपनी अंदरूनी और मेरी पर्सनल जानकारी है ओंकार सर, योगी आदित्यनाथ को इस बार टोटल उपचुनाव के लिए फ्री हैंड दिया गया और योगी उसमें मेहनत कर भी रहे हैं। तो केशव मौर्य को भी समझाया गया कि साहब आप ऐसी बातें करें कि लगे कि सब लोग एक प्लेन पे हैं, सब लोग साथ हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं योगी आदित्यनाथ से भी अपेक्षा करूंगा। केशव मौर्य अगर 4 कदम चले हैं तो एक आध कदम मोदी को, योगी आदित्यनाथ को भी चलना चाहिए। बीच में इस तरह की चीजें आई थी जब हमने देखा था कि केशव मौर्य को मुख्यमंत्री कार्यालय के कमरा उनसे हटा के उनको बिल्डिंग से बाहर कर दिया गया। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को भी एक आध कदम आगे बढ़ा के बड़प्पन दिखाकर केशव को साथ में लेना चाहिए। क्योंकि आपको पसंद हो या नापसंद, चुनाव भले वो हार गए सारे, पर आज भी पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा चेहरा भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य ही। और योगी आदित्यनाथ के राज्य में रहते हैं राकेश टिकैत और मुंह से बाहर बाहर बोल रहे हैं बांग्लादेश जैसी हालत भारत में भी कर देंगे और ये लोग छुपते फिरेंगे और इनको जेल में डाला जाएगा। इतनी बड़ी औकात हो गई है राकेश टिकैत की कि योगी का कोई डर ही नहीं रहा है उनको। मैं तो कहता हूँ साहब, जो आदमी 2 बार चुनाव लड़ा हो, दोनों बार जमानत जब्त, जो आदमी अपने गांव में हार जाता हो, अपने गांव में हार जाता हो, उसको इतना बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है? मतलब उस, और केवल राकेश टिकैत नहीं, वो नवाब सतपाल तंवर, तो वो चंद्रशेखर रावण, वो कोई भी कैसे भी कुछ भी बोलने को तैयार है। सबको जिसको देखे वो कह रहे हैं कि भारत यहाँ यहाँ भी कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, बांग्लादेश यहाँ भी कर देंगे। अरे क्या हुआ पहले देख लो क्या हो रहा है। बांग्लादेश में चीफ जस्टिस के गले पे पिस्तौल रख के उनसे इस्तीफा लिखा लिया, और पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के सर पे 1 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया। बिल्कुल। आपके दोनों तरफ देख लीजिए, 2 चीफ जस्टिस हैं, एक पाकिस्तान का, एक बांग्लादेश। हाँ, तो किससे तुलना कर रहे हो भाई? और जिसको देखो वही धमकी, यहाँ भी बांग्लादेश कर देंगे, खुलेआम धमकी, दौड़ा के मारेंगे, क्या करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो भाई क्या कहा जाए इन सबको। मुझे लगता है कि सरकार को आगे बढ़ के इन लोगों को इनकी हैसियत बतानी चाहिए। और हैसियत क्या है ये आपको मालूम है कि साहब 2 चुनाव, दोनों में जमानत जब्त। पूरी तरह विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। अपने गांव बहुत में बहुत हार जाते हैं धन्यवाद। साहब। हाँ हाँ, बहुत बहुत गांव में धन्यवाद हार अनुपम जाते जी हैं। थैंक यू सर, जुड़ने के थैंक यू। लिए और अहम मुद्दों पर बहुत ही गहराई से विवेचन करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर।